वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य जो है बिहार के सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। दोस्तों कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आप में से काफ़ी लोगों ने दोस्तों बहुत सही आंसर दिया है और हम आपसे कहते हैं कि आप ऐसे ही लगातार आंसर देते रहें। जो भी चैनल पर नए जुड़ते हैं दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों अगर हम औरंगजेब के बारे में अगर और बात करें, देखिए ये कौन था? यह शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब से एक प्रश्न और बनता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है वह औरंगजेब ने बनवाया था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या भी जो थी औरंगजेब ने ही करवाया था। तो आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। देखिए राजपूत सत्यवान चौहान जी ने सही आंसर दिया है। तो राजपूत सत्यवान चौहान जी ने सही आंसर दिया है। रविकांत चौधरी जी ने सही आंसर दिया है। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने आंसर दिया। देखिए धर्मेंद्र कुमार, श्री राम यादव, इसके अलावा हम बात करें देखिए अनिता कुमारी, राजेश कुमार, आशुतोष कुमार जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें देखिए मृत्युंजय कुमार जी ने सही आंसर दिया है। मनोज कुमार जी ने सही आंसर दिया है। अरविंद दास, ममता कुमारी जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा रंजीत कुमार जी ने सही आंसर दिया है। कुंदन कुमार, मोहम्मद अली जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा राहुल कुमार, गोविंद कुमार जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा उदय भान कुमार और रोहित राज जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा देखिए मोहम्मद रईसुद्दीन जी ने सही आंसर दिया है और कुमारी अर्चना भारती जी ने सही आंसर दिया है। दोस्तों इसके अलावा भी आप में से काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन हम ज़्यादा लोगों के नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि वीडियो के अंत में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में आप डिटेल में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आपको दोस्तों हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? बिहार के किस नगर में आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? बिहार के किस नगर में आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा जो बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र है वह पटना में 1948 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? पटना में 1948 में प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है बिहार में स्थापित हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना 1948। दूसरा प्रश्न है जैन साहित्य के 12 अंग की रचना किसने की थी? जैन साहित्य के 12 अंग की रचना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्थूलभद्र। दोस्तों अगर हम जैन धर्म की बात करें तो आपको पता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आगम किस संप्रदाय से संबंधित है? देखिए जो आगम ग्रंथ है वह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो आगम होते हैं यह जैन संप्रदाय से संबंधित होते हैं। किससे? जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए जो आकाशवाणी है पहले 1948 में पटना में स्थापित की गई थी आकाशवाणी का केंद्र, और यहाँ पर बात हो रही है दूरदर्शन केंद्र। तो देखिए जो बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र है वह मुजफ्फरपुर में 1978 में जो है स्थापित किया गया था। कब? मुजफ्फरपुर में 1978 में। अब दोस्तों जब भी मुजफ्फरपुर का नाम आता है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मुजफ्फरपुर में लीची का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए जो केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है वह जो है वह मुजफ्फरपुर में ही है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये प्रश्न हमेशा याद रखना है। तुम्हारा अगला प्रश्न है देखिए जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो देखिए जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला गया था, और श्रवणबेलगोला में ही जो है उसने संलेखना विधि से, देखिए आपको ये विधि भी याद रखना है, जो संलेखना विधि है इसमें अन्य जल का त्याग करके जो है व्यक्ति अपना प्राण त्याग कर देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से जो है श्रवणबेलगोला में अपना जो प्राण है त्याग दिया था। और ये श्रवणबेलगोला वर्तमान में कहाँ पर है? यह वर्तमान के कर्नाटक में है, और यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए और बात करें, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, और कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की थी जो कि राजनीति शास्त्र का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कमलदह कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध जो मंदिर है कमलदह, वह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि पटना का पुराना नाम क्या। देखिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, आप सभी को पता है। और पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में किसने बसाया था? देखिए पाटलिपुत्र को सबसे पहले जो है उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी सबसे पहले राजधानी बनाया था। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर भी जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने ही की थी। ऐसा आप जवाब देंगे तो सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार पहले स्थान पर है। देखिए जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर हमारा कौन सा है? बिहार। दूसरे स्थान पर हमारा आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और बिहार का जो है तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए जो बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। कब? 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को बिहार में कब से लागू किया गया? जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को बिहार में कब लागू किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2006 को। देखिए 1 जुलाई 2006 को जो है बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को दोस्तों लागू किया गया था। अब दोस्तों 1 जुलाई से एक बात और आप याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी कि डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन होता है और यह एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष एक जो जुलाई है डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना बिहार में कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर हो जाएगा सन 2002 में जो है बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है जगजीवन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जो जगजीवन स्टेडियम है बिहार के खगौल में स्थित है। कहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा बिहार के खगौल में जगजीवन स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है जलालगढ़ किला जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो देखिए जो जलालगढ़ किला है जलालगढ़ का वह बिहार की पूर्णिया में स्थित है। कहाँ पर? पूर्णिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खादर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो खादर मिट्टी होती है इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है 2 प्रकार की होती है, आप इसको जान ले तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक होता है बांगर, जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? एक बांगर, दूसरा खादर। तो देखिए बांगर क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा बांगर क्या होता है? बांगर और खादर। बांगर हम कहते हैं पुरानी मिट्टी को। देखिए जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। अगला प्रश्न है बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में जो है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र जो है स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। देखिए जो शेखपुरा है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। और महापद्मनंद के दरबार में एक बहुत बड़े जो है विद्वान रहते थे, उनका नाम क्या है? देखिए महापद्मनंद के दरबार में पाणिनि रहते थे और पाणिनि के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। पाणिनि ने ही पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है
और इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने ही की थी। तो इनका नाम रखना है। अगर हम बात करें कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो देखिए नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। और घनानंद दोस्तों जो है यह सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद कौन थे? घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किया गया? बिहार में जो राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड है इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने पर किसानों को कितने हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान बिहार में किया गया है? तो देखिए नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने पर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये जो है 20,000 रुपये मुआवजा देने का जो प्रावधान है बिहार सरकार द्वारा किया गया है। दोस्तों हमारे आज के 20 प्रश्न थे। आइए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न है कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? जिस प्रकार पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, उसी प्रकार बताना है कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। पहला ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा है बेरिंग जल संधि, तीसरा है पाक जल संधि, या फिर चौथा है कोई नहीं। तो आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट करके हमें दोस्तों ज़रूर इसका जवाब देंगे। दोस्तों फिर हम आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 4 से 5 व्यक्ति को अगर शेयर करता है तो दोस्तों काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। दोस्तों आपके आसपास जो लोग भी रहते हैं उनसे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। दोस्तों आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छा जो है और दोस्तों लाते रहेंगे वीडियो। दोस्तों आपका सहयोग हमें ज़रूर चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।